15वीं शताब्दी में एक राजा द्वारा शुरू की गई एक छोटी सी घटना कैसे भविष्य में न केवल मणिपुर को बल्कि इस राज्य की औरतों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, शायद ही किसी ने इस बात का अंदाजा लगाया होगा। और यही मणिपुर महिलाएं कैसे आने वाले समय में मणिपुर की आर्थिक स्थिति को लेकर मणिपुर में होने वाले हर सिविलियन आंदोलन में हिस्सेदारी दिखाएंगी, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जब भी हम किसी देश, राज्य या फिर शहर घूमने जाते हैं तो वहाँ की प्रसिद्ध मार्केट जरूर घूमते हैं। मणिपुर की सबसे फेमस मार्केट यानी कि बाजार की बात की जाए तो ये है ख्वाराम बंद बाजार, जिसे ईमा मार्केट या मदर्स मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो आपको मणिपुर की औरतों के बारे में बताने जा रहे थे, बाजार कहाँ ले आए? तो दोस्तों, आप बस बने रहिए, आपको पता चलेगा कि इस बाजार के बनने के पीछे की कहानी 500 साल पहले की है। जी हाँ, सही सुना आपने, 500 साल पहले की। उससे पहले जरा इस बाजार की कुछ खासियत जान लीजिए। एशिया में महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला ये सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ लगभग 5000 से 6000 से ज्यादा महिला दुकानदार हैं जो तरह तरह की चीजें बाजार के जरिए बेचती हैं। इसके संचालन से लेकर सारा काम महिलाओं के जिम्मे ही है। महिलाओं के द्वारा चुना गया यूनियन ही तय समय तक इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को संभालता है। हालांकि एक बार ये बाजार नॉर्थ ईस्ट इलाके में आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन मरम्मत के बाद अब यहाँ फिर बहुत चहल पहल रहती है। अगर कारोबार की बात करें तो यहाँ रोज लाखों का कारोबार होता है। हैरानी की बात यह है कि इस मार्केट में आपको एक भी मेल सेलर नहीं दिखाई देगा, और ऐसा किसी दिखावे या फिर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं होता, बल्कि एक तरह की औरतों द्वारा रिप्रेजेंटेशन या लीडरशिप को दिखाता है। मणिपुर में जहां देखेंगे वहां आपको औरतों का रिप्रेजेंटेशन मर्दों के मुकाबले ज्यादा ही मिलेगा। अब बात चाहे ब्यूरोक्रेसी, लॉ या फिर मैनेजमेंट की हो, हर जगह ही मणिपुर की औरतों का दबदबा रहा है। इतना ही नहीं, इस राज्य में जितनी महिलाएं रोजगार के कामों में, वो पूरे भारत में काम करने वाली महिलाओं के एवरेज से ज्यादा है। और इसी तरह की पार्टिसिपेशन आप पूरे मणिपुर की महिलाओं में देख सकते हैं। बात चाहे मणिपुर के अधिकारों के रखने की हो या फिर मणिपुर को आर्थिक रूप से मजबूती देने की हो, इस राज्य की महिलाओं ने हमेशा ही हर फील्ड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस बात को साबित किया है कि वो किसी न किसी मायने में मणिपुर को बाकी किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहने देंगी। अब आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि औरतों को मार्केट में उतर कर आगे आना पड़ा और बागडोर को हाथों में संभालना पड़ा। तो दोस्तों, हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसके पीछे की कहानी 500 साल पहले की है। कहानी शुरू होती है खगेम्बा से, जो मणिपुर के राजा बने थे 15वीं सेंचुरी में। जिस समय खगेम्बा मणिपुर के राजा बने, उस समय मणिपुर चारों तरफ से घिरा हुआ राज्य था और उसकी सीमाएं अलग अलग दुश्मनों जैसे कि अहोम, बर्मीज, मुगल और जिंग एम्पायर से घिरी हुई थी, जिसके चलते राजा को दिन रात ये डर सताने लगा कि अगर उन्होंने जल्दी इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो मणिपुर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए राजा खगेम्बा ने एक रास्ता अपनाया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि राज्य में 16 से 60 साल के सभी मर्दों को देश के लिए अपनी सेवाएं देनी होंगी, जिसमें उन्हें एक सैनिक के रूप में देश के लिए सीमाओं पर जाना होगा। बाद में इन्हीं सेना में भर्ते हुए मर्दों को लल्लू पकावा का नाम दिया गया। बस यही वो समय था जब अपने बेटों, पतियों और पिताओं के एब्सेंस में महिलाओं को घर पर रहना पड़ा और घर के गुजर बसर के लिए उन्हें कई तरह के कामकाज भी करने पड़े। इतना ही नहीं, सीमाओं पर गए उनके घर के मर्दों को एक समय के बाद पैसे मिलने भी बंद हो गए और हालात इतने बिगड़ गए कि घर चलाने के लिए महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ा। धीरे धीरे सभी महिलाएं काम काज के लिए एक जगह इकट्ठा हुई और तब एक मार्केट बन गई। जी हाँ, वही ईमा मार्केट जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। आज ये मार्केट मणिपुर को आर्थिक रूप से मजबूती देने का काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ मणिपुर ही नहीं, बल्कि मेघालय और नागालैंड भी ऐसे राज्य हैं जहाँ फीमेल लेबर फोर्स मर्दों के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम क्यों मणिपुर की बात कर रहे हैं? ऐसा क्या खास है मणिपुर में? चलिए जानते हैं। हमने अभी तक देखा कि कैसे औरतें मणिपुर को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी कल्चरल या ट्राइबल सोसाइटी की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी एक मजबूरी थी। वही मजबूरी जिससे वो सरवाइव कर पाए, और न केवल सरवाइव कर पाए बल्कि इन औरतों ने हर मुश्किलों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इसके बाद कई यूनिवर्सिटीज ने मणिपुर की औरतों के बारे में रिसर्च किया और पाया कि खुद को मिले लगातार इस एक्सपोजर से उनके बीच बिना डरे अपनी बात को कहने और खुल के सामने रखने की आदतों का निर्माण होता चला गया। और इतना ही नहीं, किसी भी तरह की मुश्किलें सामने आती थी तो वो सबसे आगे आकर लीड करने के लिए खड़ी हो जाती थी और हर तरह की इश्यूज को खुद से संभालने लगी। इसी स्टडी का एक बहुत बड़ा उदाहरण इरोम शर्मिला का था,
जिन्होंने 16 साल उपवास करके अफ्स्पा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बात 2 नवंबर सन 2000 की है, जब उनका यह अभियान इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बस का इंतजार कर रहे 10 लोगों को मालूम में असम राइफल्स के जवानों ने आतंकी समझकर मार दिया था। ये लोग स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़े थे। मरने वालों में 2 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड विजेता भी थे। इस घटना के बाद इरोम शर्मिला इतना दुखी हुई कि उन्होंने विशेषाधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा को खत्म करने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। सशस्त्र बल अधिनियम यानी अफ्स्पा एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों, राज्य और अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों के रूप में विशेष अधिकार प्रदान करता है। अफ्स्पा अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इरोम शर्मिला की लड़ाई अफ्स्पा के खिलाफ थी क्योंकि उनका मानना था कि इस कानून का उपयोग करके उनके लोगों के लिए फायदे से ज्यादा ही नुकसानदायक है। लेटर 90th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में अंग्रेजों के बढ़ते दबाव अत्याचारों के खिलाफ औरतों के समूह बनने लगे और ये समूह विद्रोह करने लगे। इसे ही नूपी लेन मतलब विमेन वॉर के नाम से भी जाना जाने लगा। अंग्रेजों ने फोर्स लेवर नामक कानून पास करवाया, जिसके बाद वो वही कहानी दोहराने लगे जो एक समय राजा खगिम्बा ने लिखी थी, लेकिन इस बार इन्हीं औरतों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। दरअसल अंग्रेज मणिपुर में उगने वाले चावल को बाहर निर्यात कर दिया करते थे। अंग्रेजों ने मेनलैंड इंडिया से मारवाड़ियों को बुलाया ताकि वो इस चावल की खेती का व्यापार कर सके, लेकिन इससे सिर्फ मारवाड़ियों और अंग्रेजों को ही फायदा हो रहा था। मणिपुर अभी भी घाटे में ही था। न केवल उसको नुकसान हो रहा था बल्कि उन पर बोझ भी बढ़ता जा रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी उनके पास खाने तक के लिए चावल नहीं बच रहा था, जिस वजह से एक बार फिर औरतों ने खुद को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। हुआ कुछ यूं कि 1939 में मौसम की खराबी और चावल के घटते उत्पादन के चलते वहां की महिलाओं ने ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर्स और किंग पैलेसेस को घेर कर एक के बाद एक कई आंदोलन चलाए। मणिपुर की औरतों ने अंग्रेजों और मारवाड़ियों के बीच मीडिएटर्स बनकर चावल का व्यापार करने वालों को भी समझाया और उनके इन विद्रोहों और प्रयासों का असर ये हुआ कि 2 दिन बाद राइस एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। इसके बाद एक बार फिर ये आंदोलन तब हुआ जब मणिपुर राज्य दरबार द्वारा एक नई आर्थिक नीति को पेश किया गया था, जिसमें स्थानीय व्यापारियों पर भारी कर लगाया गया था, जिसमें स्थानीय बाजारों में सामान बेचने वाली महिलाएं भी शामिल थीं। नीति को अनुचित और शोषणकारी देखा गया और महिलाओं को लगा कि अधिकारियों द्वारा उनकी आवाजें नहीं सुनी जा रही हैं। इसके जवाब में मणिपुरी महिलाओं के समूह ने खुद को संगठित किया और करों को हटाने और उनकी आवाज सुनने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन, रैलियां और धरना देना शुरू किया। आंदोलन जल्दी पूरे मणिपुर में फैल गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से महिलाएं विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। एक बार फिर आंदोलन सफल रहा। मणिपुर राज्य दरबार ने करों को वापस लेने और महिलाओं की कुछ अन्य शिकायतों को दूर करने पर सहमति दिखा दी। नूपी लेन आंदोलन को मणिपुर में मणिपुरी महिलाओं की ताकत के प्रतीक के रूप व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसका रिजल्ट ये निकला कि मणिपुर की औरतों में इतना सब इतने सालों से झेलने के कारण लीडरशिप की क्वालिटी पैदा हो गई, जिससे बात सामने निकल कर आई कि मणिपुरी औरतों में दब कर रहने और कुछ भी गलत सहने वाली मेंटालिटी खत्म हो गई है। दूसरा ये कि न केवल मणिपुर बल्कि उस समय ब्रिटिशर्स, किंग और अदर इंडियन स्टेट्स इस बात से पूरी तरह जागरूक हो गए कि मणिपुर की औरतें ही राज्य की खासियत बन चुकी हैं और इसी का नतीजा है कि सिविल रेजिस्टेंस में मणिपुर की औरतें हमेशा लीड करती हैं। और आपकी भी इसमें कोई दो राय नहीं रह गई होगी कि क्यों हमने उन्हें मणिपुर की आर्थिक स्थिति का बैकबोन कहा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मणिपुर की महिलाओं ने भले ही आर्थिक दिशा में तरक्की पाई, लेकिन जब बात पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की आती है तो वो इसमें काफी पीछे रह गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कई दशकों में उनका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। और जैसा कि हम सब जानते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि वहाँ सीट के लिए फंड और इलेक्शन के समय पैसे खर्च करना पड़ते हैं, जो कि इन औरतों के पास है ही नहीं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद इरोम शर्मिला है, जो अफ्स्पा के खिलाफ लड़ी, लेकिन जब वो इस इलेक्शन में खड़ी हुई तो उन्हें मात्र 90 वोट ही मिले। ये सब बातें और तथ्य मणिपुरी औरतों पर उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर सवाल खड़े करती हैं। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि जितना रोल उनका मार्केट और आंदोलनों में रहा है, उतना रोल उनका सरकार या संसद में नहीं है। और 60 में से केवल 5 सीट्स पर ही मणिपुर की औरतें रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मणिपुर की महिलाओं ने समाज में अपने हक के लिए हर लड़ाई लड़ी और मणिपुर को आर्थिक मजबूती दी,
उसी तरह वो आने वाले वक्त में अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगी और हर पहलू पर अपनी एक ना मिटने वाली छाप छोड़ेंगी, ताकि उनसे प्रभावित होने वाली नारियों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बने। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।